जी, आप सबको आवाज आ रही है? आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं हम। टुडेज लेक्चर इज रिलेटेड टू एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान, ठीक है। और दिस इज एन इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर पाकिस्तान अफेयर्स एंड करंट अफेयर्स दोनों के लिए। एंड दिस इज ओवरलैपिंग टॉपिक, दैट इज व्हाई आई एम कंडक्टिंग दिस क्लास combined for my current affairs and Pakistan affairs students. इसका थोड़ा सा सबसे पहले मैं बता दूं कि आज हम स्टडी क्या करेंगे। फर्स्ट वी विल स्टडी के पाकिस्तान का एनर्जी मिक्स क्या है। देन वी विल अंडरस्टैंड कि जो हमारा एनर्जी क्राइसिस है, जो इश्यूज है, सबसे जो मेजर इशू है वो है स्पाइक इन एनर्जी प्राइसेस एंड द परसिस्टेंट लोड शेडिंग, इसके जो रीजंस हैं। एंड देन वी विल आल्सो स्टडी सर्कुलर डेट क्या होता है और उसके पीछे रीजंस क्या हैं। तो ये आज का लेक्चर होगा। इसको स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहले आपके सामने एक यहाँ पे एनर्जी प्रोफाइल गिवन है पाकिस्तान की। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट एनर्जी प्रोफाइल एंड दिस डाटा इज टेकन फ्रॉम पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड दिस इज फ्रॉम द रीसेंट इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान। तो अगर आप इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान को देखें तो उसमें एनर्जी के ऊपर एक पूरा जो है वो एक प्रोफाइल गिवन है, एनर्जी प्रोफाइल। तो वो अगर आप उसको रीड करेंगे तो आपको पूरा एनर्जी के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ओके, अब अगर ये आप एनर्जी प्रोफाइल देखें तो दिस इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड एट द वेरी स्टार्ट कि हमारा जो एनर्जी मिक्स है, वी आर फोकसिंग 24% ऑन हाइडल विच इज वेरी गुड। और हाइडल आपको कहाँ से आता है? जो मेनली आपके पावर प्लांट्स लगे हुए हैं, जो हाइडल पावर प्लांट्स हैं, तरबेला, मंगला, चश्मा, सॉरी, और इसके अलावा आपके जो वाटसक डैम है दूसरे। ओके, मैं ये बता रहा था आपको कि हमारा अगर आप एनर्जी प्रोफाइल देखते हैं तो उसमें 61% इज थर्मल, ठीक है। अब इस 61% थर्मल में हमारा जो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन है, इसकी फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन है। इसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो मैं आप लोगों के सामने फर्दर शेयर करता हूँ कि हमारी इसमें डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे डायग्राम, ये डायग्राम आपके लिए पावर डिवीजन से मैंने निकाली है और लास्ट ईयर का डाटा इसके अंदर। इसमें अगर आप देखें तो ये मेगावाट्स के मुताबिक गिवन है आपकी इंस्टॉल्ड जो कैपेसिटी है, यानी जितने आपके पास अवेलेबल। उसमें आप देखें आपके पास कोल है, इसमें RLNG है, इसमें गैस है, ठीक है। इसके अलावा इसमें जो है वो RFO है, जो ऑयल आता है आपका। तो ये वाली अगर आप इसमें डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो ये सारी डिस्ट्रीब्यूशन आपकी कौन सी है? आपकी थर्मल की है। अब RLNG आप सारी इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। आप गैस मोस्टली जो है वो अब इसमें नेचुरल गैस थी, अब वो भी शिफ्ट होते जा रहे हैं RLNG पे। कोल आपका इसमें कुछ जो है 25% आप जो है वो डोमेस्टिक यूज कर रहे हैं और नियरली 75% आपके जो कोल पावर प्लांट्स हैं वो इम्पोर्टेड हैं, ठीक है। मेरी आवाज ब्रेक तो नहीं हो रही? इज इट क्लियर? सबको क्लियर आ रही है आवाज?
Okay, there is distortion from my side. Let me change the mobile device, चेंज कर लेता हूँ, आपकी आवाज जो है वो सही आ जाएगी आपको, अगर किसी को इशू आ रहा है तो। जी, अब आवाज क्लियर है आप सबके लिए? आई थिंक इट शुड बी क्लियर नाउ। अच्छा, अब इसमें आपको देखें कि 61% जो आपके पास इंस्टॉल्ड थर्मल कैपेसिटी है वो कहाँ कहाँ से आ रही है डिस्ट्रीब्यूशन से, और 61% में नियरली आपकी जो 40% है, यानी टोटल 40% और रिमेनिंग 21%, अब ये आप कह सकते हैं मोर और लेस ये इंडिजिनस है, ठीक है। ये आप इसको कहते हैं कि ये लोकल है, ये हम कंप्लीटली इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। यानी इट मींस के इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी इन योर कंट्री, नियरली हाफ of our resources we are importing them, and we are importing them in terms of dollar, and as the price of dollar increases the price of electricity generation also increases, ठीक है। अब एक तो आपने एनर्जी प्रोफाइल देख लिया, ओके, इसमें यही चीज लिखी हुई है, आप लोग रीड कर लीजिएगा। अब इसके अलावा कुछ डिफरेंट पॉलिसीज हैं आपकी गवर्नमेंट की, वो आपने इसको एक दफा रीड कर लेना है। नेशनल पावर पॉलिसी है, पावर जनरेशन पॉलिसी 2015 है, ये वाली हमारी लेटेस्ट पॉलिसी है, 2019 में आई थी। इस पॉलिसी के मुताबिक हमने 2025 तक जो सारी एनर्जी प्रोडक्शन है नियरली 20% ग्रीन तक जाएगी। अदर देन इसके अंदर है अदर देन योर वाटर प्रोडक्शन, यानी हाइडल के अलावा आपने यानी रीन्यूएबल का शेयर जो आपका विंड से आ रहा है या सोलर से आ रहा है उसको आपने इंक्रीज करना, और इसके अलावा आपने 2030 तक नियरली 30% जो है वो आपने ग्रीन पावर सोर्सेज की तरफ जाना। ये काइंडली म्यूट कर लें माइक अपना जितना भी है, ठीक है। तो दिस इज आर मेजर जो एनर्जी प्रोफाइल है, ये आप सबके सामने है, ये रीसेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं। इसमें इतना बस आपको शेयर किया गया है कि इसमें गवर्नमेंट की रीसेंट पॉलिसीज क्या है। अब यहाँ से मेन हमारा टॉपिक स्टार्ट होने लगा है कि एनर्जी क्राइसिस के रीजंस क्या हैं, ठीक है। अभी जो आपके पास एक्सपेंसिव इलेक्ट्रिसिटी है, या परसिस्टेंट लोड शेडिंग का इशू है, या इसके अंदर आप बात करते हैं स्पाइक इन इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ है, तो उसकी क्या वजह है? तो उसकी डिफरेंट जो है वजूहात हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं, उसके जो मेन मेजर रीजन है वो है आपका इम्पोर्टेड फ्यूल। अब इम्पोर्टेड फ्यूल आपका, अगर एनर्जी इकोनॉमिक सर्वे आप लोगों ने रीड किया है, तो इकोनॉमिक सर्वे में हमारे पास कितने परसेंट इसमें इंपोर्ट कर रहे हैं फ्यूल, कोई बता सकता है? हम अगेन 40% जो है वो इंपोर्ट कर रहे हैं। अब अगर ये 40% हम इसमें इंपोर्ट कर रहे हैं, तो आप देखें कि उसकी जो प्राइस है, इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस, उसके ऊपर इससे क्या इम्पैक्ट होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप कोल की बात करें, यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमारे पास जो लोकल कोल है वो 1320 मेगावाट जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है। इसके अलावा जो नियरली 4000 मेगावाट है वो हम उसकी इंपोर्टेड कोल से प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। अब पाकिस्तान नियरली 3000 टन ऑफ कोल जो है वो हर डे इंपोर्ट करता है अफगानिस्तान से, और पावर सेक्टर यूजेस मोस्ट ऑफ द कोल एंड शेयर हैज इंक्रीज टू 44% नियरली इन दिस ईयर। यानी अब इसमें आप देखें कि हाल ही इंपोर्टेड फ्यूल में अगर आप बात कर लेते हैं, फॉसिल फ्यूल की बात करते हैं या कोल की बात करते हैं, तो हाउ मच कोल वी आर इंपोर्टिंग, बट वी आर अनेबल टू एक्सप्लॉइट द लोकल पोटेंशियल। अगर आप यहाँ पे देखें जो माइंस हैं सिंध में, द माइन हैज कोल रिजर्व्स ऑफ नियरली 1.33 बिलियन टन्स। The third asset in Sindh province contains 175 billion tons of lignite coal, but we are unable to extract that coal. अब what does it mean? It means कि आपकी जो एक डिपेंडेंसी है, एक्सटर्नल डिपेंडेंसी है फ्यूल पे, it is increasing the cost of electricity in Pakistan. The second issue, which is responsible for energy crisis in Pakistan, is your lack of implementation of policies. कौन सी पॉलिसीज की बात की जो मैंने यहाँ पे ऊपर आप लोगों के साथ सामने मेंशन की?
अगर आप पावर जनरेशन पॉलिसी की बात करते हैं, 2015 में आई, इसने आईपीपीज को सपोर्ट किया, ठीक है। उसके बाद 2019 में जो हम पॉलिसी लेके आए हैं वो ग्रीन इनिशिएटिव्स की बात करता है, ग्रीन एनर्जी कैपेसिटी की बात करता है। अब ग्रीन एनर्जी कैपेसिटी की बात करें, अब यहाँ से देखें, आपके पास ट्रांसमिशन कंस्ट्रेंट्स कौन सी हैं, कि हमारे पास 36 विंड पावर प्रोजेक्ट्स हैं इन जिम्पीर एंड गारो, ये सिंध के अंदर, और उनकी इंस्टॉल कैपेसिटी है नियरली 2000 मेगावाट। लेकिन हम सिर्फ उनसे 1300 मेगावाट बिजली उठा सकते हैं, क्योंकि हमारा जो है वो ट्रांसमिशन के पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि हम उसको इजीली अपलिफ्ट कर सकें। तो दिस इज अनदर रीजन कि वी आर अनेबल टू इम्प्लीमेंट पॉलिसीज। हमने मोस्टली फोकस किया इलेक्ट्रिसिटी पावर प्रोजेक्ट्स लगाने पे, जो कि एक शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में बन जाए, लेकिन व्हाट अबाउट देयर ट्रांसमिशन, हमने उसकी तरफ फोकस नहीं किया। एंड एज अ रिजल्ट क्या होता है, हमारा एनर्जी मिक्स जो है ज्यादा स्क्यू कर जाता है इंपोर्टेड कोल की तरफ, इंपोर्टेड फ्यूल की तरफ, और इससे आपकी जो प्राइसेस हैं इलेक्ट्रिसिटी की वो ओवरऑल बढ़ रही होती हैं, ठीक है। इसके बाद आप इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज के अंदर ही पॉइंट ऐड कर सकते हैं काला बाग का। काला बाग की हिस्ट्री के अंदर हमें जाने की जरूरत नहीं है। इट इज सिंपली अ डिस्प्यूटेड इशू बिटवीन डिफरेंट प्रोविंसेस। अगर आप डिफरेंट प्रोविंस, आपको जो मैंने इशू करवाया था पाकिस्तान अफेयर्स वालों को, तो उसमें एक काला बाग इशू भी आ जाता है जिसके ऊपर डिफरेंट प्रोविंसेस का इत्तेफाक नहीं है, एंड हेंस हमारी जो एक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज हैं वो हम नहीं कर पा रहे। करेंटली हम प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं दया मीर भाषा और मोहम्मद डैम, लेकिन अभी दे विल टेक टाइम, बट अगर वो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुए या उसमें अगर प्रोग्रेस हमारी स्लो है, तो इट शोज के हमारा जो गवर्नमेंट विल है या फोकस है ऑन रीन्यूएबल इज लो। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट वन, और जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि आज आपका जो इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज कर गया, दैट इज द आईपीपीज। दिस इज अ लिटिल हिस्ट्री वी आई विल एक्सप्लेन यू, बट कैन एनीवन एक्सप्लेन मी के आईपीपीज, आई नो कि मोस्ट ऑफ यू आर स्टडीइंग न्यूज़पेपर डेली एंड यू शुड हैव सम आइडिया कि हमारा आईपीपीज के साथ क्या इशू है और क्यों इसकी वजह से हमारा एनर्जी टैरिफ बहुत ज्यादा बढ़ गया है। कोई आप में से एक्सप्लेन करना पसंद करेगा हैंड रेज करके इस टॉपिक को, इस इशू को, कि ये कैसे हमारा एनर्जी को जो है वो इम्पैक्ट कर रहा है, हालांकि ये तो हमारे एनर्जी क्राइसिस को रिजोल्व करने के लिए बनाए गए थे। एनीवन, एनी वॉलंटियर? जी, यू कैन जस्ट रेज हैंड एंड आई विल अलाउ यू टू अनम्यूट। जी राबिया, बताइए आप। मैं आपको सबको एक्सप्लेन करूंगा इसकी हिस्ट्री, बट इफ एनीवन ऑफ यू वांट्स टू एक्सप्लेन। आई थिंक देयर इज नो वन। वन हैज रेज्ड हैंड। जी बताएं। सर इनके बारे में बहुत ज्यादा तो नहीं पता, लेकिन ये था कि जब हमारे पाकिस्तान में शोर हुआ कि प्राइवेटाइजेशन का, एनर्जी क्राइसिस को जो है कूप करने का, तो ये कहा गया कि जो कुछ हमारे जैसे एनर्जी वगैरह, बाप्टा वगैरह या दूसरा है, इनको प्राइवेटाइज किया जाए, तो तब वो ये इंटरनेशनल पावर प्रोड्यूसर जो है ये इनको दिया गया, और इनके अंदर जो है वो नीचे फिर नहीं नहीं, इसमें ये चीज नहीं है। मैं लेस्को एक्सप्लेन, और डिस्कोज वगैरह जो सर हमारे फिर आगे नहीं इसमें। ऐसा नहीं है, मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ। जी कबीर, आप बताएं इसको अगर आप बताना चाहते हैं। सर ये इंडिपेंडेंट पावर प्लांट्स के साथ उस वक्त ऐसे मुआहदे हुए थे कि पाकिस्तान के एनर्जी क्राइसिस को रिजॉल्व किया जा सके, और मतलब इनके साथ मुआहदे को पूरा करना होगा सर 2025 तक। जी उसी वजह से सर ये जो इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस है सर, वो हुकूमत की मजबूरी है इनको बढ़ाना सर। अच्छा, मैं इसमें बता देता हूँ आप सबके लिए। ये पूरा आईपीपीएस का टॉपिक मैं एक्सप्लेन करता हूँ, और इसमें सर्कुलर डेट भी आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। अब सबसे पहले आप लोगों को ये आइडिया होना चाहिए, आप सबके सामने जो है वो नजर आ रहा है एक डायग्राम, मोनोग्राम शेयर किया है। अब ये हमारा पूरा जो एनर्जी डील करता है पाकिस्तान में, कौन कौन से ब्रांच डिपार्टमेंट्स हैं, क्या क्या सिस्टम फॉलो होता है, वो सिस्टम मैंने आप लोगों के सामने दिखाया है। अब उसमें क्या है, सबसे पहले वी आर इन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान।
हमारे पास डिफरेंट जो है वो सेक्टर्स हैं। मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड वापडा जिसको कहते हैं, वाटर एंड पावर। अब इसके अंदर डिफरेंट जो है वो इदारे आ जाते हैं। वापडा आ जाता है, पेप्को आ जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन एंड सप्लाई कंपनी जो है, पीपीआई भी आ जाता है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बोर्ड, और एडीबी ऑल्टरनेट एनर्जी वाले जो हैं वो आ जाते हैं, ठीक है। नेपरा एक रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन है, वो क्या करता है कि वो टैरिफ फिक्स करता है कि जी इन जेनकोस का, डिस्कोस वगैरह का क्या सिस्टम होगा टैरिफ को डिटरमिन करने का। तो नेपरा जो है वो एक इंडिपेंडेंट इदारा है। फिर पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन है, इसके अंदर डिफरेंट कुछ जो न्यूक्लियर वाले हैं वो प्रोजेक्ट्स इसके अंदर आ जाते हैं। और पैरेलल में इसके है प्राइवेट सेक्टर, जिसके अंदर आ जाते हैं आईपीपीज आ जाते हैं। और ये सीपीपी जो हैं वो हैं जो इंडस्ट्रीज अपनी नहीं बना रही होती। फॉर एग्जांपल आपके पास अगर एंग्रो है या इस तरह की फातमा है, उन्होंने अपने अगर एनर्जी प्रोड्यूस करनी है तो उनको हम कहते हैं, उनके पावर प्लांट्स को सीपीपीज। वो क्या करते हैं, अपने जो सेपरेट हैं मतलब अपनी एनर्जी तो प्रोड्यूस कर लेते हैं, और अगर उनके पास एक्सेस आती है तो हम उनको एक्सेस जो है वो नेशनल ग्रिड के अंदर ले आते हैं। अब इसका सीपीपीज का नाम मैं आपको बता देता हूँ, मेरे जहन से निकल गया। सीपीपीज जी, इसको कहते हैं कैप्टिव पावर प्लांट्स, ठीक है, इसको कहते हैं कैप्टिव पावर प्लांट्स। अब गवर्नमेंट इनको क्या करती है, एक टैरिफ यानी सब्सिडाइज रेट पे जो है इनको गैस प्रोवाइड करती है। ये हमारा एक ओवरऑल मैकेनिज्म है गवर्नमेंट के अंदर कि किस तरह जो है वो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होती है। लेकिन आपका जो कंसर्न है वो इन चीजों पे है पेप्को के अंदर। अब पेप्को के अंदर डिफरेंट जो है वो जेनकोज हैं जो कि जनरेशन करती हैं आपकी इलेक्ट्रिसिटी की। अगर फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ओन कोई इदारे हैं, ऐसे इंडस्ट्रीज हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रही हैं। डिस्को क्या है, जो डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं इलेक्ट्रिसिटी। और एनटीडीसी क्या है, जो नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह आपके प्रोवाइड करती है। यानी बेसिकली क्या है, आपके जेनकोज हैं। जेनकोज में क्या होता है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर रहे हैं। दूसरी साइड पे आपके जब इन्होंने जनरेट की तो इन्होंने प्रोवाइड करनी होती है इलेक्ट्रिसिटी दूसरी जगह पे। इसको डील करता है एनटीडीसी। इसके अंदर पावर लाइंस आ जाती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा आ जाता है जो आपके हाई ट्रांसमिशन लाइंस हैं। और फिर जहाँ पे ये लेके जाती हैं वो है डिस्कोज, यानी जो डिस्ट्रिक्ट्स की बनी होती हैं, डिविजनल की बनी होती हैं। और वो जैसे हेस्को है, लेस्को है, पेप्को है, ठीक है, इसी तरह आपकी जो के इलेक्ट्रिक वो बिल्कुल प्राइवेट है। तो ये क्या कर रही होती हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी को एंड यूजर्स तक प्रोवाइड कर रही होती है। तो ये हमारा बेसिक सा इंफ्रास्ट्रक्चर है एनर्जी के हवाले से, ठीक है। अब अगर आप लोगों को ये समझ आ गई है, और इसके साथ साथ क्या है प्राइवेट सेक्टर, अगर आपको ये समझ आ गया तो अब हम चलते हैं आईपीपीज का। पहले मैं आपको बताता हूँ आईपीपीज है क्या, और आईपीपीज के साथ हमारे प्रोजेक्ट क्या, एग्रीमेंट्स क्या आए थे। और फिर मैं आपको बताऊंगा कि हमारा सर्कुलर डेट क्या है और इसके पीछे इसकी रीजन क्या है, ठीक है। अब आईपीपीज की अगर हम हिस्ट्री स्टार्ट करते हैं तो आईपीपीज की जो हिस्ट्री है वो हमारी डेट बैक करती है 1990s की। अब 1990 से जो है ये स्टार्ट होते हैं आपके जो हैं वो आईपीपीज। अब ये था क्या कि जब 1994 में हमें इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस प्रोड्यूस हुआ तो तब की गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उन्होंने कहा कि हम एक इन्वेस्टर फ्रेंडली पॉलिसी जो है वो देते हैं इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर को कि वो आए और यहाँ पे जो है वो पावर प्लांट लगाएं। अब इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर ने कहा कि भाई ठीक है हम आ तो जाते हैं, लेकिन आपकी क्या गारंटी है कि आप हमसे जो है वो पावर लेंगे और हमें जो है वो जितनी हम आपको लगा के देंगे और एनर्जी यानी कैपेसिटी लगा के देंगे, आप हमसे उतने ही जो है वो यूनिट्स लेंगे। तो इस पे फिर गवर्नमेंट ने कहा चलें आपको, अगर आपके इन कंसर्न्स को डील करने के लिए हम आपको डी रिस्किंग इनिशिएटिव देते हैं, यानी कोई रिस्क ही नहीं है, आप आए और सुकून से आप पावर प्लांट लगाएं, आपको इसमें जीरो रिस्क होगा आपकी इस इन्वेस्टमेंट में। हमने कौन सा उनको इनिशिएटिव दिए, पार्ट टैरिफ रिजाइम दिया कि एनर्जी पेमेंट हम आपको देंगे और साथ साथ हम आपको कैपेसिटी पेमेंट भी देंगे, ठीक है। अब ये था क्या कैपेसिटी पेमेंट, कैपेसिटी पेमेंट ये होती है are the payments in which the energy producers are paid for the energy they produce and consumed by the user, and they also receive a payment, a capacity payment for being available to produce. यानी फॉर एग्जांपल
मेरी एक कंपनी है जो कि एनर्जी प्रोड्यूस करती है, मैं जाता हूँ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास, मैं कहता हूँ जी मैं पावर प्लांट लगाने लगूँ और मैं आपको 1000 मेगावाट की जो है ना वो बिजली पैदा करके दे सकता हूँ। गवर्नमेंट कहती है ठीक है, आप 1000 मेगावाट की बिजली अगर पैदा कर सकते हैं तो आप करें, लेकिन हम आपको जो है वो एक आपके लिए एक इनिशिएटिव लेके आ रहे हैं, डी रिस्क इनिशिएटिव लेके आ रहे हैं कि आप अगर 1000 मेगावाट की यहाँ पे बिजली लगाएंगे, लेट से कभी ऐसा होता है कि हमारी डिमांड गवर्नमेंट की नहीं भर रही होती, तो हम आपको जो है वो आपसे 600 मेगावाट ले रहे हैं। ठीक है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, फॉर एग्जांपल उससे 600 मेगावाट ले रही है और 400 मेगावाट उसकी क्या आ रहा है, उसके पास जो है वो कैपेसिटी के अंदर अभी भी लगा हुआ है, लेकिन वो प्रोड्यूस नहीं कर रहा 400 मेगावाट। लेकिन गवर्नमेंट कहती है चलें कोई बात नहीं, हम इसका ये सोल्यूशन करते हैं कि आपको हम इस 400 मेगावाट के भी पैसे दे देंगे, ताकि आप जो है वो आगे इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि गवर्नमेंट ने तब ये कैलकुलेट किया कि हमें बिजली चाहिए ही चाहिए, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके यहाँ पे पावर प्लांट लग गए और वो वैसे फजूल पड़े रहेंगे, जाया पड़े रहेंगे। तो गवर्नमेंट ने कैलकुलेट किया कि जी जितनी ये कैपेसिटी लगाएंगे उतनी तो हम ले लेंगे, तो बजाय इसके कि उनकी कोई रिजर्व पे पड़ी रहे कैपेसिटी और उनको पैसे ना मिले, तो ऐसा तो कोई सिनेरियो नहीं आएगा। तो हम उसको क्या करते हैं, कैपेसिटी पेमेंट भी उनको इंक्लूड कर देते हैं, ताकि कोई यहाँ पे मुल्क में आए और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लगाए। तो ये 1994 में ऐसी गवर्नमेंट ने पॉलिसी दी, इसके तहत तकरीबन 16 आईपीपी जो हैं वो डेवलप हुए। फिर 2002 में गवर्नमेंट ने इसको रिवाइज किया, न्यू पॉलिसी लेके आया और उसके अंडर जो है वो 12 फर्दर आईपीपी जो हैं वो आना शुरू हो गए। अब इसके अंदर उन्होंने क्या किया, पीपी प्राइवेट पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बोर्ड बना दिया, पीपीआईबी, जो ऊपर आपने देखा। अब उसने क्या किया, वो सिर्फ इनको फैसिलिटेट करेगा, यानी 2002 में उनको फेस करना पड़ा इशू आईपीपीस को कि जी आपका एक कम्बरसम प्रोसेस है, रेड टेपिज्म है इंस्टीट्यूशंस के अंदर, तो हमें एक आपको वन विंडो ऑपरेशन थे। तो गवर्नमेंट ने एक प्राइवेट पावर इंफ्रास्ट्रक्चर बोर्ड बना दिया और उसने क्या किया, ऑन बिहाफ ऑफ ऑल डिपार्टमेंट्स एंड मिनिस्ट्रीज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, ये क्या करता है, इनसे पावर प्लांट से जो है वो पावर परचेज करता है और उनको डायरेक्ट जो है वो पेमेंट कर देता है, यानी उनके लिए कम्बरसम प्रोसेस को उसने क्या कर दिया, खत्म कर दिया। फिर उसके बाद 2015 में गवर्नमेंट दोबारा एनर्जी दोबारा क्राइसिस बढ़ते रहे और दोबारा आपके पास जो है वो एक शॉर्टफॉल की कैपेसिटी जो है वो दोबारा परसिस्ट करने लग गई आपके मुल्क में। तो गवर्नमेंट ने 2015 में दोबारा इनके साथ जो है मुआहिदा किया, लेकिन इस टाइम जो थे वो मेजर चाइनीज कंपनीज थी और इस पे उन्होंने कहा कि ठीक है आप दोबारा आके लगाएं और हम आपको कैपेसिटी पेमेंट भी देंगे। लेकिन एक और उसमें ऐड क्या कर दिया उनके लिए बेनिफिट, कि हम आपको जो है वो पेमेंट किस में करेंगे, डॉलर्स के अंदर करेंगे। ठीक है, डॉलर रेट जो है वो उन्होंने डिटरमिन कर दिया, उन्होंने रुपये के ऊपर नहीं किया, उन्होंने इसको डॉलर के ऊपर जो है वो फिक्स कर दिया। अब उससे जितनी आपकी फ्लक्चुएशन हुई डॉलर के अंदर, उससे उनकी जो रेट था पावर प्रोड्यूसर का वो भी फ्लक्चुएट होता रहा और उससे इम्पैक्ट पड़ा आपके मुल्क के अंदर। ठीक है, अब ये हमने आईपीपीस के साथ कुछ एग्रीमेंट किए, 3 टर्म्स में फेजेस में हमने इसके साथ एग्रीमेंट किए और आप ये देखें कि कैपेसिटी पेमेंट का इतना बड़ा हम पे कर्ज पड़ गया है कि अब तक तकरीबन हमने 1.5 ट्रिलियन जो है वो नेक्स्ट 2 इयर्स के अंदर उनको कैपेसिटी पेमेंट की फॉर्म में पे करने हैं। हम उनसे बिजली लें या ना लें, बट वी स्टिल हैव टू पे दिस ह्यूज सम टू दीज पावर प्रोड्यूसर्स, और जब तक उनका एग्रीमेंट वैलिड रहेगा we have to pay for these capacity payments, और इनका एग्रीमेंट जो है वो नियरली 2025 तक है। तो ये जब आपने आईपीपीस के साथ एग्रीमेंट किया, तो ये जो आईपीपीस आए, इन्होंने आपका एक जो है वो तकरीबन पावर प्लांट लगाया जो कि हाइड्रो पावर प्लांट था, या अभी जो चाइनीज जो है वो 2 पावर प्लांट लगा रहे हैं कश्मीर के अंदर जो आईपीपीस के अंदर हैं, हाइड्रो पावर प्लांट हैं। लेकिन जो बाकी पावर प्लांट थे वो सारे कौन से पावर प्लांट थे, वो सारे फोसिल फ्यूल्स पे चलने वाले थे। तो आपको 2 तरह से इसका नुकसान हुए, एक तो आपकी जो एनर्जी मिक्स है वो आपकी डिस्टर्ब होगी, और दूसरा जो आपकी कैपेसिटी पेमेंट आपने देनी पड़ी उसकी वजह से आपका एक सर्कुलर डेट जो है वो बढ़ता गया और अब जो है वो अनसस्टेनेबल सर्कुलर डेट जो है वो आपका हो गया है। तो ये आईपीपीस की समझ आ गई। ठीक है, इसके बाद अभी मैं सर्कुलर डेट की तरफ भी जाऊंगा। तो ये हमारा जो था वो थर्ड इशू है आपके एनर्जी क्राइसिस।
जो फोर्थ इशू है वो है अनरियलिस्टिक टैरिफ, लो रिकवरी एंड सब्सिडीज। ठीक है, अब गवर्नमेंट्स ओनली रेमेडीज टू रेज द टैरिफ, यानी इलेक्ट्रिसिटी बिल को बढ़ा दिया जाए अगर गवर्नमेंट ने अपनी जो है वो रिकवरी बढ़ानी थी, बजाय इसके कि जहाँ पे जो है वो लो रिकवरी है उसको बढ़ाया जाए, सब्सिडीज को खत्म किया जाए, तो गवर्नमेंट क्या करती है, टैरिफ बढ़ा देती है। 2019 में 2019 में डिस्कोस जो है उन्होंने तकरीबन 171 बिलियन रुपीस का जो था वो लॉस उन्होंने किया। और अभी भी आप देख सकते हैं, नेट पे चेक कर लें हर डिस्को की, वो यहाँ पे मैंने टेबल नहीं शेयर किया, हर डिस्को जो है वो लॉस के अंदर जा रही है। हमारे पास जो है वो कंटिन्यूसली फिगर्स अपडेट होती रहती हैं। अब गवर्नमेंट मस्ट स्टॉप सब्सिडाइजिंग falsification, corrupt practices and must limit their role to being a component regulator। यानी अब यहाँ पे क्या है, आपका अनरियलिस्टिक टैरिफ है। अनरियलिस्टिक टैरिफ किस वजह से है कि आपका जो एक हाई टैरिफ है, ठीक है, अब मसला क्या आता है, मसला ये आता है कि जो रिकवरीज अगर आप बात करते हैं, आपकी सिवाय चंद डिस्कोस के मेजर जो आपके एरियाज हैं पाकिस्तान में, वहां पे आपकी रिकवरी जो है वो क्या है, मोस्टली 100% नहीं है। आपकी जो आई वॉज इन थटा, तो वो मुझे बता रहे थे कि नियरली 37% जो है वो उनके क्या है, लॉसेस हैं सिर्फ एक डिवीजन के अंदर। इफ यू कंपेयर इट फॉर द होल ऑफ पाकिस्तान, तो आपके जो है वो एक मैग्नानिमस जो है वो लॉसेस हैं। आपको मैं लॉसेस की एग्जैक्ट फिगर मैं आपको दे दूंगा, शेयर कर दूंगा कितने लॉसेस हैं, एक रिपोर्ट है, वो आप लोग रीड कर लीजिएगा। और उसके बाद क्या है, हम उसमें रिकवरी नहीं करते। तो इसका सारा इम्पैक्ट क्या आता है, इसका इम्पैक्ट आता है कि आपको पावर की जो टैरिफ है वो बढ़ाने पड़ते हैं। अभी रिसेंटली हमारा जो टैरिफ है वो नियरली 60 रुपीज पे चला गया, कि गवर्नमेंट को जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, जो एंड पर उसको मिल रही है गवर्नमेंट को, वो 60 रुपीज तक की मिल रही है। और इसमें फिर गवर्नमेंट जो है वो सब्सिडीज प्रोवाइड करती है एंड यूजर को, और उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है, जिसमें आपके जो है वो मोस्टली अंडर 300 यूनिट्स वाले डोमेस्टिक कंज्यूमर्स आ जाते हैं। बजाय इसके कि गवर्नमेंट अपनी रिकवरीज को इंक्रीज करे, इन डिस्कोस को प्राइवेटाइज करे, हम क्या करते हैं, हम फर्दर सब्सिडीज देते रहते हैं और इनको बेल आउट करते रहते हैं, और जो बेचारे बिल पे कर रहे हैं हम उनकी बिल की जो टैरिफ है वो इंक्रीज करते रहते हैं। ठीक है, इसके बाद नो लॉन्ग टर्म पॉलिसी। लॉन्ग टर्म पॉलिसी का क्या मतलब है कि हमने जब 2015 के अंदर आईपीपी साइन किए, तो हमने कौन से आईपीपी साइन किए हैं, उनसे एग्रीमेंट साइन किए, वही शॉर्ट टर्म एग्रीमेंट साइन किए कि जी 1 साल के अंदर पावर प्लांट लग जाए और आपके इतने मेगावाट जो हैं वो सिस्टम के अंदर एंटर हो जाएंगे। हमने ये उस पर कैलकुलेशन नहीं की कि इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या आएगा, कैपेसिटी पेमेंट्स में हमें कितने देने पड़ेंगे, और कितने हमें जो है वो फ्यूल मिक्स, हमारा एनर्जी मिक्स चेंज होगा, और इससे कितनी बिजली महंगी हो सकती है। 6 क्या है, वी डू नॉट पनिश द डिफॉल्टर्स। सॉरी टू से, लेकिन इसके अंदर क्या, आपको एग्जांपल मैं देता चलूं कि अभी जो रिसेंट हाई कोर्ट्स की, पेशावर हाई कोर्ट की, कोयटा हाई कोर्ट की जजमेंट आई है कि जी अगर किसी ने मुकदमा करना है बिजली चोरी के खिलाफ, तो BS-17 ग्रेड का ऑफिसर होगा, ठीक है, और ये कौन सा ऑफिसर होगा, ये वापडा का ऑफिसर होगा, ठीक है, यानी उस डिस्को का ऑफिसर होगा जो भी उस इलाके की होगी, और वो आके जो है वो मुकदमा दर्ज करवाएगा। इसके अलावा मुकदमा नहीं हो सकता। दिस इज वन वे। एंड नाउ इफ यू कंपेयर के जी अगर इस तरह होने लग गया, तो वी नीड थाउजेंड्स ऑफ 17 ग्रेड ऑफिसर्स इन द फील्ड, ताकि वो बिजली जो चोरी करने वाले हैं, कुंडा माफिया है, उसके खिलाफ कार्रवाई कर सके। और इसके अलावा मेन सिटीज के अलावा अगर आप साइड वाले सिटीज में चले जाएं, तो आप देखेंगे आपके जो एक एसडीओ है और उसके नीचे नंबर ऑफ लाइनमैन हैं, उन लाइनमैन ने अपने नीचे फर्दर अपनी टीम रखी होती है और वो जाके रिकवरी करते हैं। तो देयर इज अ ह्यूज करप्ट सिस्टम इन द इन 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 होल पाकिस्तान। उससे क्या होता है कि आपकी रिकवरी जो है वो बहुत कम होती है, और अगर आपकी रिकवरी कम है तो आपकी जो है वो डिफॉल्टर्स करते हैं, आपके जो पावर की फॉर्म में आप रिकवरी कर रहे हैं। जब आप डिफॉल्ट करते हैं, तो फॉर एग्जांपल एक डिस्को है, फॉर एग्जांपल हैदराबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी हेस्को, अब वो अगर 100 यूनिट जो है वो सप्लाई कर रही है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, और वो रिकवर कर रही है कॉस्ट ऑफ लेट्स से 60 यूनिट्स, उसकी कॉस्ट जो है वो रिकवर कर रही है। अब जो बाकी कॉस्ट है 40 यूनिट्स की, वो तो रिकवर नहीं हो रही, ठीक है, नॉट रिकवर्ड। अब उसका इम्पैक्ट क्या आएगा, अब गवर्नमेंट फॉर एग्जांपल कहती है कि जी आपने इस 40 यूनिट्स को रिकवर नहीं किया,
तो ये इनको पता है कि जी हम गवर्नमेंट की ही कंपनी है हेस्को, तो एट द एंड अगर हम खसारे में जाएंगे तो गवर्नमेंट हमें सपोर्ट कर देगी। लेट से अगर गवर्नमेंट इनको सपोर्ट नहीं करती तो क्या करते हैं इन्होंने, अपना टैरिफ जो है उन्होंने परफॉर्मेंस तो शो करनी है गवर्नमेंट को कि जी देखिए हम तो रिकवरी कर रहे हैं। तो जो 60 यूनिट्स रिकवर कर रहे हैं उनके बिल को आर्टिफिशियली इन्फ्लेट कर दिया जाता है, उनमें यूनिट्स को एडिशनल यूनिट्स के तौर पे ऐड कर दिया जाता है। और इससे क्या होता है कि जो पावर एक जो कंज्यूमर है जो पे भी कर रहा है वो अन जो है वो एक बर्डनाइज हो जाता है, और जो बिल्कुल पे नहीं कर रहा वो करप्शन के थ्रू और बाकी सिस्टम के थ्रू वो स्कॉट फ्री रहता है, और जो बेचारे पे कर रहे हैं उनके ऊपर और फर्दर बर्डन ऐड कर दिया जाता है। और इससे आप देख रहे हैं कि आपके मुल्क के अंदर जो एक क्राइसिस सी सिचुएशन जनरेट हो रही है, तो उसके अंदर जो इम्पैक्ट है, जो रीजंस हैं, वो इन्हीं लोगों की वजह से है। यहाँ तक समझ आ गई है चीजें आपको? अच्छा जी, आगे इसके अलावा एक और बड़ी रीजन जो हमारे एनर्जी क्राइसिस की है, ये सारी रीजंस हैं कम्युलेटिव ऐड हो रही हैं। इसके अलावा जो एक बड़ी रीजन है वो है आपके इंफ्रास्ट्रक्चर फेलियर एंड ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच लॉसेस। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है, यहाँ पे स्टैट आपके सामने लिखा हुआ है, ये इकोनॉमिक सर्वे पाकिस्तान से निकाल लीजिएगा उसमें से भी, कि नियरली हमारा 20% जितनी हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं ना, 20% हमारी वैसे ही जाया हो जाती है। ठीक है, अगर 20% आपकी जाया हो गई है तो इसका मतलब है कि आपने उसकी कॉस्ट भी जो आपका टैरिफ कैलकुलेट कर रहे हैं उसके अंदर डाल देते हैं। तो जो इसकी असल में द वर्ड रिकमेंडेड है कि आपके ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच लॉसेस कितने होने चाहिए। ठीक है, जो आइडियल है कि इतनी लॉसेस पॉसिबल हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल सिस्टम है इसके अंदर लॉस तो होते हैं। ठीक है, लेकिन आइडियली कितने लॉस होने चाहिए? नियरली 5% जो है वो लॉस होने चाहिए। बांग्लादेश के अंदर 5 से 7% है, इंडिया के अंदर अराउंड 10% है, बट इन पाकिस्तान गवर्नमेंट फिगर ये कहती है कि 17% है, लेकिन असल में ये 30+% है। The aggregate technical and commercial losses of Pakistan power sector soared to 29.7% in May 2020। ठीक है, तो अगर आप इसको इकोनॉमिक सर्वे से देखेंगे निकाल के, उसमें पूरा चैप्टर है, तो उसमें वो बताएगा कि फर्दर इसकी डिवीजन कितनी है। तो हमारा नियरली 20% जो है वो लॉसेस किसमें है? इंफ्रास्ट्रक्चर फेलियर में और ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच लॉसेस। ठीक है, वहां से काफी बिजली जो है वो आपकी जाया होती है। एंड देन वी टॉक अबाउट नेग्लिजेंस ऑफ सक्सेसिव गवर्नमेंट्स, कि एक आपके मेगा प्रोजेक्ट बने थे 1960 में, तरबेला मंगला बनाया, उसके बाद आप भूल गए कि कोई इसके अंदर आपने पावर प्लांट भी बनाना है या नहीं बनाना। तो एट द एंड आपके जो एनर्जी मिक्स है वो पूरा डिस्टोर्ट हो जाता है। तो ये हमने सारे देखे रीजंस। ओके, अब उसके बाद अभी मैं आपको बताऊंगा कि हमें एनर्जी रीशेप, एनर्जी मिक्स को चेंज करने की क्यों जरूरत है, कैसे हम चेंज करेंगे। लेकिन उससे पहले आई विल एक्सप्लेन यू सर्कुलर डेट। सर्कुलर डेट क्या होता है और इसमें कौन से फैक्टर जो हैं वो इन प्ले होते हैं। ठीक है जी, सर्कुलर डेट में सबसे पहले आपको यहाँ से शुरू करते हैं। ये आप लोगों को साथ मैंने एनर्जी प्रोफाइल भी शेयर कर दी है। ठीक है, अब ये भी मैंने आपको बता दिया, इसको आप छोड़ दें। अब सर्कुलर डेट, सर्कुलर डेट कोई मुझे बता सकता है इजी मीनिंग में कि सर्कुलर डेट होता क्या है? आसान अल्फाज में कोई बताना पसंद करें? जिसको गर्दिशी कर्जे भी कहते हैं। एनीवन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर यहाँ पे कोई है हमारे पास? कोई नहीं है, मुझे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर करना पड़ेगा। ओके, यू कैन रेज हैंड। ओ यस, वी हैव 3 पार्टिसिपेंट्स। जी बताएं, अबीहा, उसके बाद हीरा। अस्सलाम वालेकुम सर। सर्कुलर डेट सिंपली ये है कि जब ये गवर्नमेंट हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रही है जिस भी सोर्स से, उसको ऑफ कोर्स उसको कॉस्ट आ रही है उसकी, पर जब वो रिकवरी उन अमाउंट की नहीं हो पाती तो गवर्नमेंट को अपनी जेब से, अपने अकाउंट में से उसकी पेमेंट करनी पड़ती है। तो इस तरीके से वो कर्जा लेती है गवर्नमेंट और फिर अपने उस कर्जे को पूरा करती है, तो ये साइकिल चलता जाता है जब रिकवरी पूरी नहीं होती। ओके, इसके अलावा और कोई एक्सप्लेन करे सर्कुलर डेट को?
जी, किसी ने हैंड रेज किया, मैं आपसे और पूछता हूँ। हीरा, आप बताएं। सर इसका मतलब ये होता है कि जितने की मतलब अगर कॉमन वर्ड से बताया जाए तो ये है कि जितने की बिजली मतलब बना रही है उतने उस प्राइस पे जो है वो गवर्नमेंट वो मतलब टोटल वो जो कॉस्ट है वो आगे जो है वो यूजर्स कंज्यूमर्स तक नहीं भेजती, और वो खुद जो है वो जो एक्स्ट्रा बर्डन होता है वो गवर्नमेंट जो है वो अपने पे ले लेती है, तो वो जो डेट है वो एक्यूमुलेट होता रहता है। गर्डिश जी क्यों कहते हैं? वो तो उसे डेट कहते हैं ना। सर्कुलर क्यों कहते हैं? क्योंकि पूरे सिस्टम के अंदर रोटेट करता रहता है और हर पॉइंट पे जो है वो कर्जा चल रहा होता है। मैं अब आप सबको एक्सप्लेन करता हूँ। उसके एक्सप्लेनेशन से पहले आपको ये डायग्राम एक्सप्लेन करता हूँ, ये सारा चीजें आपको बता देगा, ठीक है। सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करें, नंबर 1 जहाँ पे लिखा हुआ है। जहाँ पे नंबर 1 लिखा हुआ है आपके पास है पाकिस्तान स्टेट ऑयल। ये इंटरनेशनल, क्योंकि आपको पता है मोस्टली सर्कुलर डेट प्रोड्यूस होता है आपके ऑयल की वजह से, ऑयल पेमेंट्स की वजह से, ठीक है। कि आप जो है वो ऑयल की रीपेमेंट नहीं कर सकते, या फिर डिस्कोस पे रिकवर नहीं कर रही, या जस्कोस को पूरा पैसा नहीं मिल रहा, और वो पैसा जो है वो पेट्रोलियम वालों को नहीं दे पा रहे, और आईपीपीज को भी पूरा पैसा नहीं मिल रहा। तो ये सारा सर्कुलर डेट के कंपोनेंट्स में आ जाता है। अगर आप स्टार्ट करें सबसे पहले पीएसओ, आपकी स्टेट ऑयल कंपनी है, ये बाय कर रही है इंटरनेशनल फ्यूल प्रोवाइडर से, फ्यूल परचेज कर रही है। लेट्स से 100 रुपीज का उसने परचेज किया, ठीक है। क्या परचेज किया उसने? फ्यूल। अब उसने ये फ्यूल सेल कर दिया आईपीपीज को। आईपीपीज को कितने का सेल किया? डेफिनेटली 100 रुपीज का ही सेल करेगी ना, 200 रुपए का तो नहीं करेगी, क्योंकि गवर्नमेंट की स्पॉन्सर्ड है। तो अपना प्रॉफिट मार्जिन जो भी रखे, हम सिर्फ आइडियली बात कर रहे हैं, 100 का उसने क्या किया? सेल कर दिया। अब जब उसने 100 रुपीज का सेल कर दिया तो दूसरी साइड पे क्या हुआ? ये आईपीपीज जो सेल करती हैं फ्यूल टू आईपीपीज, पाकिस्तान स्टेट ऑयल, इन्होंने क्या की? बिजली को प्रोड्यूस किया। अब इन्होंने लेट से उसी से 100 रुपीज की बिजली प्रोड्यूस कर दी। अब आप देखें 3 फैक्टर्स, 3 इसके अंदर जो है इंस्टीट्यूशन आ गए। पीएसओ, पीएसओ ने पेट्रोल खरीदा, पेट्रोल खरीद के उसने सेल कर दिया पेट्रोल जो है आईपीपीज को। आईपीपीज ने उस पेट्रोल से क्या किया? उस पेट्रोल से एनर्जी प्रोड्यूस की, और वो एनर्जी प्रोड्यूस करके उसको सेल कर दी वापडा को। जब आईपीपीज ने वापडा को बिजली सेल कर दी, तो यहाँ पे देखें हम 4 के अंदर पहुंच जाते हैं। अब आईपीपीज ने बिजली सेल कर दी वापडा को, वापडा ने एनर्जी, वापडा खुद तो नहीं घर घर जाके दे के आएगी, वापडा ने अपने डिस्कोस के थ्रू, आपको मैंने पहले मोनोग्राम के अंदर बताया था, वापडा के अंदर डिफरेंट जो है वो डिपार्टमेंट्स हैं, जिसमें डिफरेंट डिस्कोज आ जाती हैं जो कि बिजली जगह जगह प्रोवाइड करती हैं। उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी, यानी वापडा ने इलेक्ट्रिसिटी डिफरेंट डिस्कोस के थ्रू एक एंड यूजर को, एंड सब्सक्राइबर को यहाँ पे नाम दिया गया, उसको प्रोवाइड कर दी। अब सब्सक्राइबर ने क्या करता है? अब यहाँ से रिकवरी शुरू होती है। सब्सक्राइबर ने क्या किया? उसको बिजली मिली, उसने यूज की, एट द एंड ऑफ द मंथ उसने जो है उसको यहाँ पे कर दिया। अब जो उसने पे किया, बिल पेड, अब यहाँ पे मसला आता है, सारे सब्सक्राइबर तो नहीं पे करते, कुंडा माफिया भी है, कुछ इसमें चोरी भी कर रहे हैं, कुछ डिफॉल्टर भी हो गए हैं। तो जितनी बिजली वापडा ने उनको प्रोवाइड की उतनी तो उसकी रिकवरी ना हुई। तो यहाँ पे हम चले गए 6 पे, वापडा डिफॉल्ट। अब वापडा ने डिफॉल्ट कर दिया, क्यों? क्योंकि उसके सब, एक तो आपने देखा रीजंस में 17 से 20% उसके लाइन लॉसेस थे। दूसरे नंबर पे ह्यूज करप्शन इज टेकिंग प्लेस, रिकवरी 100% नहीं हुई। उसके बाद गवर्नमेंट बहुत ज्यादा सब्सिडी दे रही है, और वो सब्सिडी सिर्फ बिलों में आ रही है, वो सब्सिडी गवर्नमेंट वापडा को प्रोवाइड नहीं कर रही, और मैनी कंज्यूमर्स डिफॉल्ट। तो ये चारों रीजन मिलके जब आप एरो नंबर 6 पे पहुंचते हैं, तो वो जो एंड यूजर से हमें पैसे, जितने की हमने उन्हें बिजली दी होती है, उतने पैसे हमें वापडा को नहीं मिलते। अब वापडा ने चूंकि इलेक्ट्रिसिटी ली होती है, किससे ली होती है? आईपीपी से। अब वापडा जो है वो क्यों कहती है कि जी देखिए मेरे पास पैसे नहीं मिले, जैसे मुझे पैसे मिलेंगे मैं आपको कंप्लीट रिकवरी दे दूंगी। तो वापडा जो है वो आईपीपी को कंप्लीट पैसे नहीं देती। अब जब आईपीपी को पैसे नहीं मिलते तो आईपीपी पीएसओ को पैसे नहीं देती, और जब पीएसओ को पैसे नहीं मिलते तो पीएसओ इंटरनेशनल फ्यूल प्रोवाइडर्स को पैसे नहीं देता, और ये सर्कल जो है वो चलता रहता है। और यहाँ पे फिर गवर्नमेंट इंटरवीन करती है, वापडा भी गवर्नमेंट की है, यहाँ पे जो सब्सिडी दे रही है गवर्नमेंट एंड यूजर को, यहाँ पे भी गवर्नमेंट आ जाती है, ठीक है। पीएसओ भी गवर्नमेंट की है,
तो ये यानी गवर्नमेंट का ही लोन गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस आपस में एक दूसरे के ऊपर चढ़ाते रहते हैं, और इसको हम कहते हैं कि ये क्या है, गर्दिशी कर्जा। यानी ये 100 रुपया अगर इसने लोन दिया, इसने लोन देना है वापडा को, तो वापडा ने वही लोन जो है आगे देना है। अब अगले वाले ने वही लोन जो है वो नेक्स्ट वाले को देना है, और नेक्स्ट वाले ने वही लोन नेक्स्ट वाले को देना है। तो एक लोन मल्टीपल टाइम्स मल्टीपल लोकेशंस में रोटेट कर रहा है, और इसको हम कहते हैं सर्कुलर डेट। ठीक है, तो ये है आपका सर्कुलर डेट आसान अल्फाज में। अगर ये मोनोग्राम आप दोबारा ये डायग्राम देखें, तो अभी क्या सिचुएशन है राइट नाउ, पीएसओ इज वेटिंग फॉर, ये तो पहले बहुत पुरानी डायग्राम निकाल लिया नेट से। अभी तकरीबन सर्कुलर डेट हमारा कितना है, जितना भी होगा, दिस इज पीएसओ इज वेटिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट। ठीक है, अब आईपीपीज आर वेटिंग पेमेंट फ्रॉम वापडा, and WAPDA is losing money in line losses, corruption, subsidies, electricity theft, default consumers. And WAPDA wants PSO to buy more fuel to get electricity from IPPs, which PSO cannot because it is already waiting for payments for previous fuel purchase. तो अब इसमें क्या है, अब WAPDA कहती है कि जी मुझे शॉर्टफॉल आ रहा है, IPPs मुझे आप बिजली बना के दें। IPPs कहती है पैसे दो। अच्छा, अब IPPs कहती है नहीं मेरे पास तो पैसे नहीं है बिजली पैदा करने के, तो वो क्या कहती है, PSO को कहती है आप मुझे उधार पे और कर्जा दे दें। पीएसओ कहते हैं मैं उधार पे कैसे कर्जा दे दूं, मुझे पहले वाला उधार नहीं मिला, तो मैं आपको प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी जो है या फ्यूल नहीं दे सकता। तो ये आपका जो है वो सर्कुलर डेट जो है वो चलता रहता है। इस वक्त तकरीबन आपका नियरली 2.5 ट्रिलियन रुपीज और नियरली 3 ट्रिलियन रुपीज, एग्जैक्ट फिगर आप देख लीजिएगा, बढ़ता रहता है। याद करने की, मुझे तो याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप एग्जाम्स के लिए देख लीजिएगा कितनी आपकी सर्कुलर डेट है उस मंथ के अकॉर्डिंग। तो ये आपका इस तरह सर्कुलर डेट भर रहा है। समझ आ गई है सर्कुलर डेट क्या होता है? इज इट क्लियर? इसको कहते हैं गर्दिशी कर्जा। इट्स नथिंग रॉकेट साइंस हियर। जी ओके, आप लोगों को इसकी समझ आ गई है। अब हम चलते हैं, ये तो मैंने आपको ओरली एक्सप्लेन किया ना कि जी ये है सर्कुलर डेट। अब हम चलते हैं इनके बेसिक मसाइल क्या हैं। ठीक है, सर्कुलर डेट के स्टैटिस्टिक्स आप सबके सामने लिख दिए गए हैं, इसको आप रीड कर लीजिएगा। अब मैंने जैसे आपको बताया इस डायग्राम के थ्रू, वही मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपके सबसे पहले कंपोनेंट्स अगर पावर सेक्टर के देखें, जैसे मैंने पहले डायग्राम में एक्सप्लेन किया, आपके पास है जनरेशन सेक्टर जो कि जेनकोस जनरेट करता है। दूसरी साइड पे आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर जो कि डिस्कोस लेवल पे डील करते हैं। एट द जनरेशन लेवल वापडा, केईएससी, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स एंड पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जीज आर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम इंस्टॉल्ड जनरेशन कैपेसिटी। यानी जेनकोस कौन से हैं? जेनकोस आपके पास डिफरेंट है, वापडा के भी हैं, केईएससी है जो कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी है, आईपीपीज हैं, ये सारे आपके जो हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, और वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके एनटीडीसी के थ्रू डिस्कोस को दे देते हैं। ठीक है, और फिर उसमें जो है वो आगे डिफरेंट कंपोनेंट्स आते हैं। अब ये मैंने आप सबको वही एक्सप्लेन कर दिया जो यहाँ पे लिखा हुआ है। ओरली आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू दीज थिंग्स। इफ यू रीड द कॉजेज ऑफ सर्कुलर डेट यू विल कम टू द सेम पॉइंट के करप्शन है, मिसमैनेजमेंट है, इनएफिशिएंसी है। ठीक है, देन वी हैव द प्रॉब्लम एट द सप्लाई साइड, यानी जो बिजली को प्रोड्यूस करके दे रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं। अब जो इसमें 2015 की पावर सप्लाई की थी हमने, उसमें हमने क्या किया था, उसमें मेजर आपने पावर प्लांट्स लगाए आईपीपीज, और आपने उनको कहा कि हम आपको जनरेशन कैपेसिटी की फॉर्म में देंगे। अब ऊपर डायग्राम में चले जाएं आईपीपीज पे। अब आईपीपीज वापडा को इलेक्ट्रिसिटी तो प्रोवाइड करके उससे पैसे तो मांगती है, लेकिन वापडा से वो भी पैसे मांगती है जो उसके कैपेसिटी पेमेंट में है, और वो भी हमारा सर्कुलर डेट के अंदर शामिल हो जाता है। ठीक है, तो एक इश्यू आपका सप्लाई साइड पे आता है। दूसरा आपकी डिमांड साइड पे है। सिचुएशन क्या है यहाँ पे, मेजर सेक्टर्स that consume electricity are domestic, nearly 46% आपके डोमेस्टिक कंज्यूमर्स हैं, इंडस्ट्री है और एग्रीकल्चर है। अब डोमेस्टिक एंड एग्रीकल्चर सेक्टर ने डिमांड राइज शो नहीं की। अब यहाँ पे अगर डिमांड राइज यहाँ से शो नहीं होती, तो जो आपने सोचा था कि जी हमने कैपेसिटी लगा दी है, फ्यूचर में डिमांड बढ़ेगी तो आपको इतना मसला नहीं आएगा लोड शेडिंग का, तो वो डिमांड ही नहीं बढ़ रही। तो यहाँ से आपके डिमांड साइड का मसला है और आपको कैपेसिटी फॉर्म में आपको पेमेंट देनी पड़ रही है। ठीक है, ये कैपेसिटी इशू आ गए। फिर हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है,
अगेन आई ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू कि नियरली आपका 40% इंपोर्टेड ऑयल पे चल रही है। और इसके बाद फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट है कि आप जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं फ्यूल की फॉर्म में 40%, और वो फ्यूल आपका डॉलर्स में आता है, और डॉलर की जैसे प्राइसेस बढ़ती रहती हैं। अब आपने इलेक्ट्रिसिटी एक मंथ यूज की, आप उसका बिल देते हैं उसके नेक्स्ट मंथ के एंड पे, लेकिन आपने तो एनर्जी तो यूज कर ली है। अब गवर्नमेंट क्या करती है, उसको कैलकुलेट करती है कि आपने कितने की बिजली प्रोड्यूस हमने की, और उस वक्त एक्चुअली हमें इतने की पड़ रही है, तो नेक्स्ट मंथ वो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की फॉर्म में आपसे चार्ज कर लेती है। कहती है देखिए आपने मई जून जो कि पीक पीरियड थे, वहां पे बिजली में महंगी हमें प्रोड्यूस हो रही थी, तो तब हमने आपसे चार्ज नहीं किया, हम आपसे अब चार्ज कर रहे हैं क्योंकि आप तब यूज कर चुके हैं। तो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की इसके अंदर कुछ आ जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें मिल मिला के आपका जो है वो सर्कुलर डेट के इश्यूज बनते हैं। इसको किस तरह रिजोल्व किया जाए, वो रीजन आप सबके सामने लिखती हैं, वो आप रीड कर लीजिएगा। आई विल नॉट एक्सप्लेन, आई हैव एक्सप्लेन्ड यू कि सर्कुलर डेट है क्या, आपको आई थिंक अब आइडिया हो गया है। आपने वही चीजें जो एनर्जी क्राइसिस के इशू हैं वही सर्कुलर डेट में भी आ जाएंगे, तो आप उधर से बता दीजिएगा, तो ये इजीली हम उसको डिस्कस कर लेंगे। अब क्वेश्चन ये है कि किस तरह एनर्जी को हम चेंज करेंगे, एनर्जी मिक्स को हमें चेंज करने की जरूरत है। क्यों जरूरत है? सबसे पहले तो आपका नेचुरल कॉज है कि आर पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, सो आर सप्लाई डिमांड विल आल्सो इंक्रीज, और हम जो है करंट रेट पे बिजली प्रोवाइड नहीं कर सकते, अनसस्टेनेबल है, एक्सपेंसिव है, ह्यू एंड क्राई काफी ज्यादा हो रहा है, तो दिस इज अ नेचुरल कॉज। क्लाइमेट फैक्टर इज अनदर कॉज के हम जो है वो इलेक्ट्रिसिटी या फ्यूल से हमें डिपेंडेंसी खत्म करके आपको दूसरी साइड पे नेचुरल रिसोर्सेज, ऑल्टरनेट एनर्जी रिसोर्सेज की तरफ जाना पड़ेगा, ठीक है। डिमांड सप्लाई इम्बैलेंस है कि इन स्पाइट ऑफ एक्सप्लॉइटिंग एनर्जी सोर्सेज फॉर ओवर अ सेंचुरी वी आर स्टिल अनएबल टू प्लग डिमांड सप्लाई गैप owing to various factors. The problem is more prominent in developing countries, so some developed ones too struggle with disproportionate distribution of energy sources. A power generating equipment and related infrastructure is now also aging fast. Outdated equipment restricts the energy production. The old plants come under huge stress to meet the daily demand for power. In the situation of supply not meeting demand or due to poor distribution system, they are acute load shedding. यानी सप्लाई डिमांड सप्लाई इम्बैलेंस क्या है हमारा, कि मोस्टली हमारा जो ट्रांसमिशन डिस्पैच के जो इनएफिशिएंसीज हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि आपके पास 36 अगर विंड पावर प्लांट लगे हैं, तो सिर्फ आप उनमें से 1300 मेगावाट लेके जा रहे हैं, और वहां पे 50,000 मेगावाट से ज्यादा आप एनर्जी बना सकते हैं उसी जगह पे, तो आपको और कुछ की जरूरत नहीं है। बट यू डोंट हैव इनफ अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज टू अपलिफ्ट दैट एनर्जी, और उनको एंड यूजर्स को आप प्रोवाइड करें, तो आपके पास डिमांड सप्लाई इम्बैलेंस है। दैट इज व्हाई वी नीड टू चेंज द एनर्जी मिक्स। देन देयर इज जियोपॉलिटिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट। यूक्रेन वॉर के बाद जैसे आपको बताया कि ग्लोबली एनर्जी प्राइसेस बढ़ गई, कि पूरा यूरोप भी आ गया एनर्जी मार्केट में, उसने भी एनर्जी लेना शुरू कर दी, तो आपके पास जो थी वो डिमांड बढ़ गई, सप्लाई लिमिटेड थी, तो ओवरऑल प्राइस बढ़ी, और उससे जो इम्पैक्ट आया वो डेवलपिंग कंट्रीज में ज्यादा आया। एंड दैट इज व्हाई वी नीड टू चेंज आवर एनर्जी मिक्स के आप जो है वो चीजों को सस्टेनेबल वे में लेके जाएं, ठीक है। एक मिनट वेट कीजिएगा। इसके बाद आप देखें क्रॉस लिंक बिटवीन एनर्जी सप्लाई एंड चेंज, अगेन सेम थिंग, यूक्रेन वॉर भी जियोपॉलिटिक्स में आ जाएगा, और पैराडॉक्सेस ऑफ क्राइसिस है, यहाँ पे लिख दें कि ह्यूज कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। तो ये सारी रीजंस हैं जिसकी वजह से आपको एनर्जी मिक्स चेंज करने की जरूरत है। अब ये आपका एनर्जी पोटेंशियल है, कितनी एनर्जी पोटेंशियल आप कर सकते हैं, विंड के थ्रू इतनी कर सकते हैं, ठीक है, हाइड्रो पावर के थ्रू इतनी कर सकते हैं, और इसके अलावा जो आपका ऑफशोर हाइड्रो कार्बन पोटेंशियल है, ऑफशोर का मतलब है कि आप समंदर के अंदर जिस तरह अपनी एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, जिसमें ऑफशोर बेसिन है, मकरान कोस्टल हाईवे है, वहां पे आप एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये चीजें आपकी जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो दिस इज योर एनर्जी पोटेंशियल, आप इसको मेंशन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। उसके बाद फिर आपके सोल्यूशंस हैं, क्या सोल्यूशंस होंगे, अब आप बताएं क्या सोल्यूशंस होंगे। आप लोगों ने देख लिया रीजंस, इश्यूज जब आपको पता लग गए तो सोल्यूशंस बताना इतना मुश्किल नहीं होगा। तो बताएं आप सब क्या सोल्यूशंस हो सकते हैं अगर हमने एनर्जी क्राइसिस को ओवरकम करने, रिजोल्व करने इश्यूज, तो हम इसको कैसे रिजोल्व करेंगे, व्हाट वी नीड टू डू।
we need to move to the renewable energy sources, ठीक है, we need to upgrade our transmission lines. IPP के साथ हम कैपेसिटी रीपेमेंट निगोशिएशन नहीं कर सकते, हमें उनको अकाउंटेबिलिटी की तरफ लेके आना पड़ेगा, उनको देखना पड़ेगा कि जितना वो क्लेम कर रहे हैं उतना ही वो डिमांड कर रहे हैं या नहीं, उतनी वो कैपेसिटी लगी हुई है या नहीं, ठीक है। करप्शन को रेडिकेट करना पड़ेगा, रेड टेपिज्म को खत्म करना पड़ेगा, पावर थेफ्ट को खत्म करना पड़ेगा, मैनेजमेंट इफेक्टिव लेके आनी पड़ेगी, एनर्जी मिक्स को चेंज करना पड़ेगा। तो ये सारे आप लोगों ने बताए, यही सारे यहाँ पे लिखे हैं। हमें सोलर की तरफ जाना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी साइड पे आपको इससे काफी ज्यादा इम्पैक्ट आएगा, आपका कॉस्ट इफेक्टिव भी एनर्जी बनेगी, आपकी एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी। फिर आपको विंड पावर प्रोडक्शन की तरफ जाना पड़ेगा, उससे आपके पास काफी ज्यादा पोटेंशियल है, ये सब आपके सामने लिखा हुआ है। You have good geography and it will give you some employment opportunities as well, and these are some under construction projects in Pakistan. फिर लाइन लॉसेस को आपको खत्म करना पड़ेगा, ठीक है। ये सारे जो इश्यूज आपने ऊपर हमने मेंशन किए हैं, इसी को आप सोल्यूशन में बता दें कि जी यही सोल्यूशन आपके चल सकते हैं, दैट्स ऑल। फिर उसके बाद लाइन लॉसेस थे जो मैंने आपको बताया, ये रिपोर्ट यहाँ पे गिवन है, इसको रीड कर लीजिएगा, इसमें से 2-3 स्टेट्स याद हो गए तो काफी हैं। अब आप बताएं, अब मैंने आप सबको बता दिया, अब ये चीज आप सबके सामने है कि क्यों हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्राइस हाइक हुई है। रीसेंट जो रीसेंट प्रोटेस्ट थे उसकी रीजन क्या थी, मल्टीपल रीजन थे। जैसे आपने बताया कि आपके पास एक सर्कुलर डेट का इशू था, ठीक है, आपके पास सब्सिडीज आप दे रहे थे किसको, अपने एंड यूजर्स को। इसके अलावा जो आपका फ्यूल एनर्जी मिक्स है वो डिपेंडेंट किस पे है, आपका इंपोर्टेड फ्यूल पे। और इसके अलावा क्या है, आपके पास पावर थेफ्ट है, और इसके पास क्या है, आपके पास स्लो रिकवरीज हैं। तो अब जब आपके पास ये सारे इश्यूज थे, IMF आया, उसने देखा, उसने कहा कि मैं आपको लोन क्यों दे रहा हूँ, मैं पागल हूँ, आपने लोन मुझे कैसे देंगे। आप ऐसा करें, यहाँ पे आपका पावर सेक्टर इतना बड़ा आपके लिए नसूर बना हुआ है, ये इतना ज्यादा आप इसको सब्सिडी दे रहे हैं, इसकी सब्सिडी खत्म करें। तो उसकी डिमांड हमने मानी, क्योंकि ये इश्यूज तो थे ना, हम ये सर्कुलर डेट को रिजोल्व कर सके, ना हम सब्सिडीज खत्म कर दी हमने, ना एनर्जी मिक्स को ओवरकम कर सके, ना पावर थेफ्ट को रोक सके। तो इसका हमने मलबा किस पे डाल दिया, एंड यूजर पे डाल दिया। वो यूजर जो कि ऑलरेडी इलेक्ट्रिसिटी को पे कर रहा था, हमने ऑलरेडी उसके लिए क्या किया, उसका जो यूनिट था, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उसकी प्राइस बढ़ा दी, क्योंकि हमने IMF को बताना था कि हमने अपनी रिकवरी इंक्रीज की है और हमने सब्सिडीज को खत्म किया है। तो दैट वाज द सिंपलेस्ट मेथड फॉर अस। वी कुड हैव डन मच बेटर कि आप पावर थेफ्ट को खत्म करते, वो फीडर जहाँ से पावर थेफ्ट ज्यादा है वहां पे इलेक्ट्रिसिटी डिसकंटिन्यू कर देते, होने देते, ह्यू एंड क्राई हो रहा था, ठीक है। इसके अलावा आप अपना लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बेहतर करते, एक्ट पास करते कि अपने जो आपके रिस्पेक्टिव फील्ड ऑफिसर्स हैं उनको एम्पावर करते FIR रजिस्टर कराने के लिए, या क्विक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म लेके आते, रिकवरी उसको इन्हांस करने का, ताकि आप रिकवरीज इंक्रीज करते और आप एनर्जी एंड यूजर पे बर्डन ना डालते। हमने शॉर्ट टर्म सोल्यूशन, जो इजी सोल्यूशन था वो हमने लिया, और हमने सिंपली क्या किया, पावर की जो प्राइसेस थी वो बढ़ा दी, और इससे क्या हुआ, आपकी ओवरऑल जो है इलेक्ट्रिसिटी प्राइस हाइक आती है और आपको ह्यू एंड क्राई होता है। और उसके रीजंस क्या हैं, उसके रीजंस बहुत ज्यादा हैं, और वो मैंने आपको शुरू में एक्सप्लेन कर दिया। तो ये आपका जो था वो टॉपिक था, ठीक है। तो दैट इज ऑल फ्रॉम दिस टॉपिक। नाउ इफ यू हैव क्वेश्चंस तो आप काइंडली जो है वो क्वेश्चन करें, आई विल आंसर, यू कैन रेज हैंड। जी कबीर, क्या क्वेश्चन है आपका? जी सबको पहले ये बताएं, समझ आ गई है टॉपिक की? नॉट अ डिफिकल्ट वन, आसान है, बस आपने ये चीजें आपको फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। क्वेश्चन किसी भी तरीके से आए, यही चीजें चलेंगी आप लोगों के लिए, ठीक है। अगर कोई कहता है कि जिस स्टैट्स मैंने कम दिए हैं, तो आप डॉन पे लिखें एनर्जी क्राइसिस, डॉन और पावर थेफ्ट, आप डॉन लिखें, फैक्ट्स निकल आएंगे, बहुत ज्यादा फैक्ट्स निकल आएंगे। इतने फैक्ट्स फिर याद नहीं होंगे, फायदा नहीं है। आप मोटे मोटे जो यहाँ पे लिखे हैं, या इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान, वो एक दफा रीड कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तो मेरा बस पर्पस यही है, आप लोग सिंपल टू द पॉइंट याद रखें, और ताकि पेपर में लिख के आए, आपके लिए काफी हो जाएगा। ओवरडोज करते रहेंगे फैक्ट्स का, फिर आपके लिए याद करना बहुत मुश्किल हो जाएगा।
अभी है इसका जो केस है, जिस तरह इसने किया, आप इंडिया का देखें, इंडिया किस तरह ओवरकम कर रहा है, बांग्लादेश का देखें, बांग्लादेश ने किस तरह हमने ट्रांसमिशन लाइंस कम की हैं। तो इसमें इसका इनोवेटिव सोल्यूशन, एक सोल्यूशन मैं देना भूल गया, वो है आपका इसका जो है वो इनोवेटिव सोल्यूशन तो यहाँ पे दिए होंगे, आप उसको डिवाइड कर सकते हैं। इसके जो आपने देने हैं हेडिंग दे सकते हैं कि इसके इनोवेटिव सॉल्यूशंस क्या लें। इनोवेटिव सॉल्यूशन ये हैं कि आप जो है वो प्राइवेटाइज कर दें अपनी डिस्कोस को, ठीक है, एक वो कर सकते हैं। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, अपना एनर्जी मिक्स चेंज कर सकते हैं। और तीसरा नंबर पे क्या कर सकते हैं कि आप जो है वो डाटा एनालिसिस करके जो आपके लॉस मेकिंग फीडर्स हैं उसकी मैपिंग करें, ठीक है, और टारगेटेड जो है उसकी सप्लाई करें, उसको वहां से कनेक्ट करें। फिर इसके बाद क्या कर सकते हैं, आप कर सकते हैं प्रीपेड मीटर्स, यानी उसमें आप पहले लोड, जिस तरह हम कार्ड में लोड नहीं डालते, आपकी सिम होती है उसमें लोड डलवाते हैं और फिर आप जो है वो उसमें से बैलेंस यूज करते हैं। तो प्रीपेड मीटर्स का कॉन्सेप्ट है कि अगर आपकी रिकवरी लो है, एनर्जी उन्होंने यूज कर लिया और वो आपको डिफॉल्ट कर रहे हैं, आपको रिकवरी नहीं दे रहे, तो आप प्रीपेड मीटर्स का कॉन्सेप्ट लेके आए और वो आप दें ताकि जो है आपकी रिकवरी भी है मैक्सिमम हो सके। लेकिन ये सारी लॉन्ग टर्म पॉलिसीज हैं, आपने इसको डिवाइड कर लेना। अगर आपने सोल्यूशन बताने हैं, आपने दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है, शॉर्ट टर्म सोल्यूशंस क्या होंगे और लॉन्ग टर्म क्या होंगे, ठीक है। शॉर्ट टर्म में आप बताएंगे कि आप जो है वो जो एनर्जी थेफ्ट है उसको ओवरकम करें, ठीक है। और दूसरे नंबर पे क्या करें, आप जो है वो पीक आवर्स जो हैं उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन कम करें, ऑप्शन, ठीक है। इसके बाद आप क्या करें, इसमें जो आपके अकाउंटेबिलिटी करें, ठीक है, ऑडिट करें, आप ऑडिट करें अपने आईपीपीएस का कि वो जितनी डिमांड कर रहे हैं उतनी ही उनको हमने देनी है, या अगर वो उन्होंने धोखा किया तो आप फिर उनको ले जाएं इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल्स में और उनके साथ रीनिगोशिएट करें, ठीक है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच लॉसेस को कम कर सकते हैं। और इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, ये चीजें आप शॉर्ट टर्म में कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में फिर सारा कुछ आ जाएगा, एनर्जी मिक्स को आप चेंज करें, सर्कुलर डेट को खत्म करें, डिस्कोस को प्राइवेटाइज करें, नेट मीटरिंग की तरफ जाएं, सोलर, हाँ सोलर की तरफ भी इसमें आ सकते हैं। सोलर जो है वो पावर प्लांट्स या सोलर जो पैनल्स हैं उसके ऊपर आप सब्सिडाइज दे सकते हैं ताकि लोग जो हैं वो उसको खुद ही यूज करें और नेट मीटरिंग की तरफ जाएं। और डाटा एनालिसिस आप इसमें डाल सकते हैं लॉस मेकिंग फीडर्स का। लॉन्ग टर्म में फिर एनर्जी मिक्स को चेंज करें और फिर अपनी जो है वो डिस्कोस की परफॉर्मेंस इंप्रूव करें, करप्शन खत्म करें, हाइड्रो पावर प्लांट्स लगाएं, सोलर की तरफ जाएं, विंड की तरफ जाएं, तो वो सारे लॉन्ग टर्म में आ जाएंगे। तो अगर सोल्यूशन मांगेगा तो आपने दो तरह से डिवाइड कर देने हैं, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, और फिर इसमें हेडिंग इनोवेटिव सोल्यूशन भी डाल के दे सकते हैं। तो ये चीजें आप इसमें कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब बारी बारी क्वेश्चन जो है वो शेयर कर दें, मैं आपसे। अतीक हो गई थी कल वाले लेक्चर की, मैंने रिकॉर्डिंग कल रात की शेयर कर दी थी, आप दोबारा देखिएगा, मैं भी देखूंगा। इनोवेटिव सोल्यूशन कौन से हैं, ये वाले हैं ना कि आप डाटा एनालिसिस करें, लॉस मेकिंग फीडर्स की मैपिंग करें, प्रीपेड मीटरिंग लेके आए, ठीक है। ये आपके जो है वो इनोवेटिव से सोल्यूशन से हैं। अच्छा, इसके अलावा आप क्वेश्चंस, ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच लॉसेस को किस तरह कम कर सकते हैं, उसमें आप जो है अपग्रेड करेंगे अपनी लाइंस को। जी फातिमा, आप कर सकते हैं इसको, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस से नहीं करेंगे, आप इसको करेंगे इन आपका जो डॉलर रेट बढ़ गया ना, डॉलर और रुपी का जो रेट बढ़ गया, उससे आपका जो है वो इम्पैक्ट आएगा इंक्रीज ऑफ यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में, ठीक है। जी किसी ने क्वेश्चन किया कि आईबीपी रॉन्ग डिसीजन था, कह सकते हैं आप, आज उसको तनकीद करें, बिल्कुल था, वो क्यों लॉन्ग टर्म पॉलिसीज की तरफ नहीं गए। और इसके अलावा क्या है जी, एनर्जी कंजप्शन कितनी है, शानजा ये इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान में एनर्जी का सेक्शन देख लीजिएगा, आपको ये क्वेश्चंस मिल जाएंगे, कितना हमारा कंजप्शन है, कितनी प्रोडक्शन है, etc। बिलावल, आप अगर आपने केस स्टडीज इसके तैयार करनी है तो डू रीड बांग्लादेश एंड इंडिया, वो क्या कर रहे हैं इसके अंदर, किस तरह काम कर रहे हैं, ठीक है, आपको उसमें मिल जाएंगी।
जवेरिया मैंने आपको एक्सेस दे दिया, आपकी ईमेल ऐड कर दी थी, तो आप काइंडली चेक करें कि आप जो है वो उसी को फॉलो कर रही हैं ईमेल को ओपन करने के लिए या कोई और है। अगर नहीं हो रहा फिर तब अगर फिर भी एक्सेस नहीं हो रहा तो मुझे व्हाट्सएप कर दे, मैं देखूंगा क्या मसला है। ठीक है, मेरे कल तो मैंने रिजॉल्व कर दी थी। और किसी का क्या इशू है, क्वेश्चन कोई है तो मुझे बताएं। जी अभीहा ने एंगेज किया है। जी अभीहा, क्या क्वेश्चन है आपका? कल मैं क्लास नहीं लूंगा, कल 12 रबीउल अव्वल है, आई हैव टू गो टू द फील्ड, उसमें हमने सारे जुलूसों को मॉनिटर करना है, तो कल मुझे टाइम नहीं मिलेगा। सैटरडे को मैं आप लोगों को क्लास लूंगा एक, तो मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा करंट अफेयर्स वालों के लिए और पाक अफेयर वालों के लिए भी। बस हमारी 2-3 और रह जाएंगी, नेक्स्ट वीक के 1-2 दिन आप मुझे दीजिएगा, हमारा लेक्चर जो है खत्म हो जाएंगे। जी अभीहा, क्या क्वेश्चन है आपका? हैंड रेस कर दें। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जो सब्सिडीज जिनकी हम बात करते हैं डोमेस्टिक यूजर को देने के लिए, अगर वो हम इंडस्ट्रियल सेक्टर की तरफ शिफ्ट कर दें तो इन द लॉन्ग रन वो हमारी इकोनॉमी के लिए बेनिफिशियल होगा। तो ये सजेशन हम दे सकते हैं कि डोमेस्टिक के बजाय आप सब्सिडीज इंडस्ट्रियल की तरफ ले जाएं। आप ऑलरेडी दे रहे हैं, लेकिन आप सब्सिडीज कब तक दे सकते हैं ना, आपके पास तो ऑलरेडी बजट डेफिसिट है। आपके पास ये तो नहीं है कि आप अमीर हैं या आपके पास सरप्लस है बजट में तो आप सब्सिडीज दें। हम ऑलरेडी बजट डेफिसिट में जा रहे हैं, आपके पास आईएमएफ की कंडीशन है। आप क्या कर सकते हैं, एनर्जी मिक्स चेंज कर सकते हैं। आप इंडस्ट्री को कह सकते हैं कि दे कैन इंस्टॉल ऑल्टरनेट एनर्जी बेस्ड पावर प्लांट्स ना, सोलर लगा लें, विंड लगा लें, और जहाँ पे आपने एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन या स्पेशल इकोनॉमिक जोन फॉर एग्जांपल द बीजी में लगाया है, तो उसी के साथ घारो है जो कि आपका विंड एक बेस है जहाँ से विंड एनर्जी बन सकती है, तो आप उनको कहें कि जी यहाँ पे आप विंड पावर प्लांट लगा लें और वहां से आप एनर्जी अपनी इंडस्ट्री को दे दें। तो ये लो कॉस्ट एनर्जी है और इसमें हम कर रहे हैं ना, इसका जो मैंने सीपीपीज मेंशन किया ना आपको आपके साथ, कैप्टिव पावर प्लांट्स, तो ये आपकी इंडस्ट्री ने ऑलरेडी लगाए हुए हैं, लेकिन वो किस पे चल रहे हैं, वो सीएनजी से चल रहे हैं, आरएलएनजी से चल रहे हैं। तो ये पॉलिसी लेके आने की जरूरत है कि वो इसको शिफ्ट करें अपने ऑल्टरनेट एनर्जी रिसोर्सेज पे, ताकि मुल्क का भी फायदा और उनको भी एनर्जी जो है लो कॉस्ट मिले। ऑलराइट सर, थैंक यू। बिलावल, में हाइब्रिड वॉरफेयर वाला मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, अभी कर देता हूँ। जी एनी मोर क्वेश्चन इफ यू हैव? जी कबीर, क्या क्वेश्चन है? सर अगर आप बता सके कि करंट अफेयर्स के लिए हम पाकिस्तान के डोमेस्टिक कितने इश्यूज हमने कवर किए अभी तक सर? करंट करंट अफेयर्स के अफेयर्स लिए के अभी लिए जो सर। सेशन चल रहा है हमारा, उसमें अभी तक हमने जो मेजर कवर किए हैं वो एक टेररिज्म वाला किया है, एक एनर्जी वाला किया है और एक ये वाला किया है इकोनॉमी वाला। इसके अलावा हमने और कौन से किए हैं, ये पाकिस्तान के इश्यूज कह लिए हैं बाकी ममालिक के साथ, और एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी वाला रह गया। इसके अलावा तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई आपके होंगे करंट अफेयर्स में ऐसे। ठीक है, अभी हाँ इंटरव्यू के लिए गाइडेंस, कौन से इंटरव्यू की बात कर रही हैं, सीएसएस का या पीएमएस का? पीएमएस वालों का अभी मैं ग्रुप बना देता हूँ, जो स्टूडेंट्स मेरे पास हैं मैं उनको गाइडेंस प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन कोई सेशन नहीं मैं कर सकता क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। टू बी ऑनेस्ट, मैं आप लोगों को मिसगाइड नहीं करूंगा, टाइम नहीं है आप लोगों के लिए। मैं सेपरेट इसमें इसमें बड़ी एफर्ट चाहिए होती है, डेडिकेटेड स्टडी, बट डेफिनेटली आई विल बी विद यू ऑल। आपको अगर कोई भी मसला हो, कोई भी गाइडेंस चाहिए हो, आई एम अवेलेबल। बट एक इसकी तैयारी होती है डेडिकेटेड, उसके लिए करंटली आई एम अनेबल टू फाइंड टाइम। नेक्स्ट वीक नेक्स्ट मंथ में मैं कोई सेशंस नहीं अभी करूँगा, 15 नवंबर के बाद से अब कोई शुरू करूँगा जब भी करूँगा, क्योंकि अभी थोड़ा सा टाइम का बर्डन है और अभी न्यू पोस्टिंग पे मैं चीज़ें समझ रहा हूँ, तो चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएंगी सारी। सर्कुलर डेट किस तरह खत्म हो सकता है बख्तावर, वो मैं आप लोगों को डॉक्यूमेंट शेयर कर दूंगा, वही जो इश्यूज बताए हैं वही इश्यूज को आप रिजोल्व कर देंगे, सर्कुलर डेट खत्म हो जाएगा। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ, आप लोग उसको रीड कर लीजिएगा। ये डॉक्यूमेंट्स जो मैं आपको दूंगा इसकी डाउनलोडेबल एक्सेस भी दे दूंगा, ताकि आप इसको डाउनलोड करें और आप अपनी मतलब की चीज़ें निकाल के इसके नोट्स बना लें।
ठीक हो गया? I think there is no more question and that's all for today's class. अगर आप सबके पास कोई भी इशू हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है जी? ओके, थैंक यू, खुदा हाफिज।
मच।